हेलो एंड गुड इवनिंग, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कंचन जसवानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ जो उत्तराखंड से आ रही है। देवभूमि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। राजभवन में जाकर राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को अपना इस्तीफा सौंपा है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। कल सुबह 10 बजे विधायक दल की बैठक होने वाली है। 11-12 के आसपास ये तय हो जाएगा कि उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। राजभवन के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह साफ बताया गया है कि किस तरह 4 साल से प्रदेश की सेवा करते हुए नजर आए त्रिवेंद्र सिंह रावत। यहां पर आपको यह भी जानकारी दे दें कि कल सुबह 10 बजे विधायक दल की बैठक होनी है। अब से कुछ ही देर में रमन सिंह देहरादून पहुंच जाएंगे। ऑब्जर्वर के तौर पर पहले भी वो देहरादून जा चुके हैं, जहां उन्होंने त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात की थी। उसके बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत दिल्ली पहुंचे थे। कई सारे 25 के आसपास विधायक दिल्ली में मौजूद थे, कैबिनेट मिनिस्टर्स भी मौजूद थे। जिसके बाद अविश्वास, भ्रष्टाचार जैसे गंभीर आरोप के बाद ये पहली बार नहीं हुआ है जब इस तरह की सियासी हलचल उत्तराखंड में देखने को मिली है। 21 साल पहले आपको याद होगा किस तरह उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड ने एक नया राज्य स्थापित किया था और उस राज्य को स्थापित करने के बाद अब तक के 10 नए मुख्यमंत्री आ चुके हैं। कल अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, 11वां मुख्यमंत्री उत्तराखंड का कौन होगा, इस पर कल मोहर लग जाएगी। विधायक दल की बैठक को बुलाया गया है। बड़ी खबर उत्तराखंड से आ रही है। फहीम तना रेजिडेंट एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा फहीम का रुख करेंगे। फहीम, पूरे दिन सियासी हलचल देखने को मिली है उत्तराखंड में। देहरादून से लेकर दिल्ली तक हमने देखा किस तरह सियासी सरगर्मियां जोरों पर थी। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। कल 10 बजे विधायक दल की बैठक होनी है। कितनी देर में रमन सिंह देहरादून पहुंच रहे हैं आज शाम? देखिए, थोड़ी देर में ही रमन सिंह यहाँ पहुंचने वाले हैं देहरादून में, और उनके साथ प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम भी पहुंच रहे हैं, क्योंकि विधायक दल की बैठक होनी है। और विधायक दल की बैठक में विधायक दल का नेता कौन होगा इस पर चर्चा होनी है, उस पर रायशुमारी होनी है। एक औपचारिकता या प्रक्रिया होती है सत्ताधारी दल के अंदर अपना नेता चुनने के लिए, और उसकी फिर औपचारिक तौर पर घोषणा होती। तो लिहाजा कल घोषणा हो जाएगी कि नया मुख्यमंत्री कौन होगा उत्तराखंड का। और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस्तीफा जब सौंपा है राज्यपाल को, राज्यपाल ने इस्तीफा लेते हुए साथ साथ ये भी कहा कि नया मुख्यमंत्री बनने तक आप कार्यवाहक मुख्यमंत्री रहेंगे, क्योंकि सीट खाली नहीं छोड़ी जा सकती। तो लिहाजा त्रिवेंद्र सिंह रावत के पास अभी कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर जब तक जिम्मेदारी रहेगी, जब तक कि नया मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण नहीं कर लेता है। तो शपथ ग्रहण के साथ ही त्रिवेंद्र सिंह रावत से कार्यवाहक मुख्यमंत्री का जो पदभार है वो स्वतः समाप्त हो जाएगा। अनिल बलूनी का नाम सामने आ रहा है। इस सीएम रेस में सबसे आगे कौन नजर आ रहा है? देखिए, जो इनपुट है न्यूज़ वन इंडिया के पास, उसमें धन सिंह रावत को सबसे आगे बताया जा रहा है सीएम पद की रेस में, और उन पर लगभग सहमति बन चुकी है अगर कोई बड़ा फेरबदल नहीं हुआ तो, जिस तरीके का इनपुट है। और इसके अलावा अगर कहें तो अनिल बलूनी भी प्रबल दावेदार मानने जा रहे हैं मुख्यमंत्री पद को लेकर के। तो लिहाजा बहुत हद तक संभावना है कि इन दोनों में से ही पहली पसंद के तौर पर धन सिंह रावत, और अगर कुछ बदलाव होता है तो फिर अनिल बलूनी। तो ये 2 नामों में से ही चुना जाना है नया मुख्यमंत्री उत्तराखंड। फहीम, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से कई अहम बातें उसमें कही गई हैं, लेकिन समझने की जरूरत यहां पर यह है कि 18 मार्च को उत्तराखंड सरकार का 4 साल पूरा हो जाएगा। ये वो वक्त है जब पार्टी को अपनी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी पे काम करना चाहिए। आने वाले अगले साल में जो चुनाव होने वाले विधानसभा पर, उस पर काम करना चाहिए। लेकिन ऐसे वक्त में मुख्यमंत्री को एक नया चेहरा देना, क्या ये भारतीय जनता पार्टी के संकट को दूर करेगा? देखिए, बीजेपी को जो संकट की बात है, वो संकट किस तरीके का था आने वाले दिनों में, इसको लेकर अलग अलग स्तर पर अलग अलग चीजें हैं। संकट अभी 57 के प्रचंड बहुमत के बावजूद अब बीजेपी का जो अभी सर्वे हुआ पिछले दिनों, उस सर्वे में भी सीटें लूज करने की बात सामने आई। आरएसएस का अपना एक सर्वे हुआ बताया गया, पार्टी का अपना एक सर्वे हुआ बताया गया, उसमें सीटें लूज करने की बात सामने आई थी। और इसके अलावा सरकार के अंदर असंतोष, वो असंतोष भी नुकसानदेह साबित हो सकता था। उसको भी दबाने की, उसको समाप्त करने की, चीजों को स्मूथ करने की भी एक जिम्मेदारी या एक चिंता थी बीजेपी आला कमान की
के सामने, ये चीजें सामने थी। तो लिहाजा इन तमाम चीजों को देखते हुए ना तो असंतोष ही थमने का नाम ले रहा था और ना ही आगे की चीजें स्मूथ होती दिख रही थी। तो लिहाजा फिर आला कमान को यह फैसला लेना पड़ा कि नेतृत्व परिवर्तन किया जाए। अब जो आपका मूल सवाल है, वो बताई जा सवाल रही है कि 11 तारीख को नए मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली जाएगी। बिल्कुल, देखिए 11 तारीख को संभावित है कि नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण होगा और उसके बाद में फिर नए मुख्यमंत्री के तौर पर जो भी नाम सामने आएगा उसका कार्यकाल शुरू हो जाएगा। ये बड़ा अपडेट है और ज्यादा दिन नहीं लगेंगे, क्योंकि 18 मार्च को जिस तरीके से 4 साल पूरा होने का सरकार का जश्न की तैयारी थी, तो बीजेपी सरकार के जरूर 4 साल 18 मार्च को पूरे हो रहे हैं। ये भी बहुत हद तक संभावना है कि 4 साल, चूंकि सरकार बीजेपी की ही रहने वाली है, मुख्यमंत्री कोई भी हो, तो सरकार के कामकाज के हिसाब से वो 18 मार्च के जो शपथ ग्रहण था 4 साल पूरे होने का, उसके कार्यक्रम यानी उसका 4 साल का एक लेखा जोखा वो सरकार नए नेतृत्व में मुख्यमंत्री के वो उस तरीके से जनता के बीच में लेकर के जाए। इसलिए जो है वो ज्यादा लंबा वक्त नहीं खींचेगा नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण में, यानी कल घोषणा होने के बाद परसों शपथ ग्रहण हो भी सकता है और इसको लेकर बहुत हद तक संभावना है। क्या देहरादून में रमन सिंह के पहुंचने के बाद, दुष्यंत गौतम के पहुंचने के बाद जो भी फैसला विधायक दल में लिया जाएगा, क्या उसके बाद कोई बैठक दिल्ली में भी होनी है? क्या दिल्ली से इस बात की घोषणा की जाएगी कि देवभूमि का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? बिल्कुल, देखिए तरीका यही रहा है कि जो विधायक दल की बैठक होती है उसमें रायशुमारी की एक प्रक्रिया है, जैसे मैंने कहा, और उसके बाद में ऑब्जर्वर केंद्रीय नेतृत्व को अवगत कराते हैं और जो घोषणा होती है मुख्यमंत्री के चेहरे की, वो केंद्रीय नेतृत्व से ही होती है। एक और बड़ा अपडेट यहाँ पर आ रहा है, दुष्यंत गौतम का ये बयान आया है कि केंद्र में त्रिवेंद्र सिंह रावत की जरूरत है। क्या भारतीय जनता पार्टी त्रिवेंद्र सिंह रावत के हटने से बयानबाजी पर अब उतर आई है? क्योंकि दुष्यंत गौतम जो ऑब्जर्वर के तौर पर इस पूरी प्रतिक्रिया को देख रहे हैं, सवाल कल तक जब भारतीय जनता पार्टी से पूछे जाते थे कि क्या कुछ चल रहा है उत्तराखंड में, अब उनका ये स्टेटमेंट आना कि केंद्र में त्रिवेंद्र सिंह रावत की जरूरत है। प्रदेश को तो त्रिवेंद्र सिंह रावत संभाल नहीं पाए, केंद्र को कैसे संभालेंगे? देखिए दुष्यंत गौतम का जो भी ये बयान है, ये किन परिस्थितियों में है उसको समझा जा सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री के तौर पर त्रिवेंद्र सिंह रावत की पारी आज समाप्त हो रही है उत्तराखंड में। तो जाहिर सी बात है कि पार्टी किसी भी तौर पर इस तरीके का कोई मैसेज देना नहीं चाहेगी या बचेगी ऐसे संदेश प्रचारित होने से कि क्या मुख्यमंत्री के तौर पर त्रिवेंद्र सिंह रावत वो जो टारगेट रहे हैं या जो लक्ष्य रहे हैं मुख्यमंत्री के तौर पर, उन क्षमताओं का उस तरीके से उपयोग नहीं कर पाए। तो ऐसा एक संदेश देने से बचेगी। तो जाहिर सी बात है कि केंद्र में उनकी उपयोगिता उनकी क्षमताओं का उपयोग किया जाएगा और उसी के मद्देनजर ये बयान समझा जा सकता है दुष्यंत कुमार गौतम का। और ये इस बात का भी संकेत है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत को केंद्र में कोई बड़ी जिम्मेदारी पार्टी देने जा रही है, ताकि वो उत्तराखंड से हटकर अब केंद्र की जिम्मेदारी भी संभाले। तो ये इस रूप में भी हो सकता है, क्योंकि जब गौतम का ये भी कहना है कि डिप्टी सीएम के पद पर उनका कोई इस पर जानकारी नहीं है, क्योंकि सुबह से कयास लगाए जा रहे थे कि उत्तराखंड एक छोटा राज्य है, पहली बार ऐसा देखने को मिलेगा कि डिप्टी सीएम का भी पद दिया जाएगा। लेकिन इस पर जो दुष्यंत गौतम का बयान आया है कि उनको कोई इस पर जानकारी नहीं है, वो क्या संदेश दे रहा है? देखिए ये भी हो सकता है कि अभी जब तक विधायक दल की बैठक ना हो जाए, विधायक दल की बैठक के बाद फिर केंद्रीय नेतृत्व को ना बता दिया जाए, वो सारी चीजें ना हो जाए, तब तक कोई घोषणा किसी तरीके की ना की जाए या फिर किसी ऐसे बयान से बचा जाए। तमाम स्ट्रेटेजिकली भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि डिप्टी सीएम को लेकर के पार्टी के अंदर बहुत हद तक तय कर लिया गया हो, लेकिन अंतिम समय में कुछ 1% चांसेस हो कि छोटा राज्य है, इसमें एक तरीके से दो सीएम और डिप्टी सीएम देना उचित ना हो। तमाम तरह के पहलू हैं। हो सकता है कि बयान इस मद्देनजर भी दिया गया हो, लेकिन जो न्यूज़ ऑन इंडिया को इनपुट था, जैसा एडिटर इन चीफ नाग जी ने इस बात को बहुत पहले बताया था कि ये एक इनपुट है कि डिप्टी सीएम तय हो गया है और डिप्टी सीएम के रूप में पुष्कर सिंह धामी बनाए जा सकते हैं। तो लेकिन पार्टी के अंदर अंतिम समय पर भी निर्णय बदले जाते हैं। राजनीतिक तौर पर हमने देखा है, इससे पहले भी कई बार देखा है कि अंतिम क्षणों में भी राजनीतिक फैसले बदल दिए जाते हैं। तो इसकी संभावना बनी रहती है, लेकिन ये सूत्रों के हवाले से होगा कि आखिर, क्योंकि इस वक्त जो सबसे बड़ा सवाल गरमाया हुआ है वो यही है कि आखिर उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। धन सिंह रावत पर
न्यूज वन इंडिया के सूत्रों से खबर आ रही है कि धन सिंह रावत ही उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन इस रेस में कई सारे नाम शामिल है। अनिल बलूनी का भी नाम आ रहा है। हम सबको पता है कि किस तरह अनिल बलूनी जो है वो गुजरात के राज्यपाल का ओएसडी हुआ करता था और प्रधानमंत्री मोदी का करीबी भी माना जाता है। कल 10 बजे विधायक दल की बैठक होनी है, 11-12 के आसपास से क्लियर हो जाएगा। लेकिन दुष्यंत गौतम ने जो बयान दिया है कि शीर्ष नेतृत्व ही ये तय करेगा कि उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री कौन होता है, ये तो वक्त बताएगा। आगे बढ़ते हैं। शुक्रिया फहीम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। अगली बड़ी खबर जो है वो उत्तर प्रदेश से आ रही है। उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड के दौरे पर है सीएम योगी आदित्यनाथ। आपको यहां पर जानकारी दे दें कि 2 दिवसीय दौरे पर है सीएम योगी। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का सीएम ने निरीक्षण भी किया है। ललितपुर से बंडाई बांध परियोजना का लोकार्पण किया। 50% कार्य पूरा हो चुका है। सीएम योगी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। 70 साल राज करने के बाद भी कुछ काम नहीं किया गया है। बुंदेलखंड के विकास की सोच पिछली सरकारों में नहीं थी। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह बयान सामने आया है। सीधा सीधा कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे सीएम योगी और प्रधानमंत्री मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। 50% काम बताया जा रहा है कि उस पर पूरा कर दिया गया है। बुंदेलखंड के 2 दिवसीय दौरे पर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निरीक्षण भी किया है। यह भी जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि 50% कार्य जो है वो पूरा हो चुका है। खबर लखीमपुर से आ रही है, जहां पर अध्यक्ष पद के नामांकन के दौरान फायरिंग देखने को मिली है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है लखीमपुर से। आपको बता दें कि पीलीभीत उपनिवेशन संघ के अध्यक्ष पद के नामांकन के दौरान फायरिंग हुई है। संपूर्ण नगर में हो रहे नामांकन के दौरान कई राउंड फायरिंग की गई है। मौके पर मौजूद कई भारतीय जनता पार्टी के नेता बाल बच्चे हैं। बीजेपी के कई बड़े नेता नामांकन में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। पुलिस के सामने ताबड़तोड़ फायरिंग होती रही। तस्वीरें भी साथ साथ आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें देखिए किस तरह पुलिस के सामने इस तरह ताबड़तोड़ फायरिंग होती रही है। बीजेपी के कई नेता बताए जा रहे हैं कि इसमें बाल बच्चे हैं। उपनिवेशन संघ के अध्यक्ष पद के नामांकन के दौरान फायरिंग हुई और 1-2 राउंड फायरिंग नहीं हुई, कई राउंड फायरिंग हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे अवध जायसवाल का, हमारे संवाददाता फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए। अवध, क्या जानकारी मिल पा रही है? पुलिस के सामने 1-2 नहीं, कई राउंड ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है। आपको बता दें, पूरा मामला संपूर्णानगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत का है। यहाँ पीलीभीत उपनिवेशन संघ का चुनाव आज होना था, जिसमें चुनाव होने के लिए आज नामांकन की प्रक्रिया हो रही थी। इस दौरान भाजपा के जो नेता भी मौजूद थे और भाजपा के दूसरे पक्ष के भी लोग मौजूद थे। इसी दौरान जो आरोप है विपक्ष का, उनका कहना है कि उनको पर्चा नहीं मिला, इसलिए आपस में कहासुनी हो लगी। इसी दौरान कई अज्ञात व्यक्तियों ने जो वहाँ समर्थक मौजूद थे, उन्होंने ताबड़तोड़ कई फायरिंग कर दी, कई राउंड फायरिंग कर दी, जिससे अफरा तफरी मच गई और कई लोग मौके से बाल बचे। शुक्रिया अवध जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। अगली अहम खबर हरदोई से आ रही है, जहां पर एक शिक्षक पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया है। आपको ये बता दें कि चाय में नशीले पदार्थ को मिलाकर इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया था। हरदोई से अहम खबर आ रही है, जहां शिक्षक पर दुष्कर्म के बाद वीडियो वायरल करने का आरोप लगाया गया है। आरोपी ने चाय में नशीला पदार्थ बनाकर युवती को अपना शिकार बनाया। पुलिस ने आरोपी शिक्षक को हिरासत में ले लिया है। अन्य 2 आरोपियों की तलाश में इस वक्त पुलिस जुटी हुई है। महिला क्षेत्र में एक महिला द्वारा यह एफआईआर दर्ज कराई गई है कि उसके साथ एक व्यक्ति जिसको जानती पहचानती है, उसने चाय में कोई नशीला पदार्थ मिला करके उसके साथ गलत काम किया है। जैसे पुलिस को सूचना मिली, तत्काल इसमें अभियोग पंजीत किया गया है और जो अभियुक्त है उसको हिरासत में लिया गया है। पीड़िता का मेडिकल कराया जा रहा है। जो भी 164 बयान के आधार पर जो भी साक्ष्य आएंगे उसके आधार पर आवश्यक विधिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाएगी। तो आपको बता दें, देखिए किस तरह शिक्षक पर दुष्कर्म के बाद वीडियो वायरल करने का आरोप लगा है। आरोपी ने चाय में नशीला पदार्थ बनाकर युवती को अपना शिकार बनाया। पुलिस ने आरोपी शिक्षक को हिरासत में ले लिया है। अंबुज हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए, सीधा अंबुज का रुख करते हैं। अंबुज, क्या जानकारी मिल पा रही है? शिक्षक पर दुष्कर्म के बाद वीडियो वायरल करने का भी आरोप लगा है, क्या कार्रवाई की गई है शिक्षक पर अब तक?
जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि हरदोई जनपद में जिस तरीके से शिक्षक कृत्य का फिलहाल अपनी गंभीरता से लेते हुए दर्ज इन लोगों के खिलाफ इसमें शिक्षकों को ली गई अन्य लगातार तलाश की जा गठित की गई उसी के लगातार ठीक है, शुक्रिया जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगली अहम खबर अलीगढ़ से आ रही है, जहां पुलिस के थ्रू बहुत बड़ा खुलासा किया गया है। जो ठगी करने वाले आरोपी हैं वो पकड़े गए हैं। गूगल पे पर अधिकारी बनकर ठगी करते थे। आरोपी के कब्जे से 3 मोबाइल फोन और नकदी भी बरामद की गई है। आधा दर्जन से अधिक लोगों को ठगी का शिकार बना चुके हैं। अमरोहा के रहने वाले ठग ने महिला को निशाना बनाया था। अलीगढ़ की महिला से 1 लाख रुपए से अधिक की ठगी की गई है। तो देखिए, ये अहम खबर अलीगढ़ से सामने आ रही है, जहां आधा दर्जन से अधिक लोगों को ठगी का शिकार बनाया जा चुका है। में पंजीकृत मुकदमा संख्या 1/20 में आज दूसरे अभियुक्त अफाक अंसारी को पकड़ा गया है और वो फिरोज़ अब्बासी का साथी है जिसे पहले पकड़ा गया था। और ये लोग ऑनलाइन फ्रॉड किया करते हैं। ये लोग 50-60 ऐसे ग्रुप से जुड़े हुए हैं जिनमें गलत सिम को बेचने का कार्य, गलत अकाउंट को बेचने का कार्य, OTP खरीदने बेचने का कार्य किया जाता है। ये लोग का पूरा सिस्टम मिलकर ऑनलाइन फ्रॉड करता है और पैसे को आपस में बांट लेता है। ये लोग विभिन्न पेटीएम अकाउंट खोल के उसका दुरुपयोग करते हैं और साथ में विभिन्न अकाउंट खोल के उसमें पैसे को ट्रांसफ़र किया करते हैं। थाना में पंजीकृत मुकदमा संख्या 1/20। आगे बढ़ते अगली अहम खबर सिद्धार्थनगर से आ रही है। स्कूल्स खुल चुके हैं लेकिन टीचर्स अब तक स्कूल में नहीं पहुंच पा रहे हैं और ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है शिक्षा विभाग पर कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही बच्चों के फ्यूचर के साथ, बच्चों के भविष्य के साथ इतनी बड़ी लापरवाही क्यों की जा रही है। स्कूल खुलने के बाद स्कूल से नदारद रहे टीचर्स, 3 टीचर्स बिना छुट्टी के ही नदारद रहे। शिक्षा मित्र के भरोसे स्कूल की जिम्मेदारी हो रही है। बेसिक शिक्षा अधिकारी राजेंद्र सिंह ने जांच के आदेश दे दिए हैं। जांच पूरी होने के बाद कार्रवाई होगी, राजेंद्र सिंह का ऐसा कहना है। बांसी तहसील के प्राथमिक स्कूल असिधवा सेकंड का ये मामला सामने आया है। तो बता दें आपको, बड़ी खबर आ रही है, बच्चे मौजूद हैं लेकिन शिक्षक नजर ही नहीं आ रहे हैं। बिना छुट्टी के कोई स्कूल में 3 ऐसे शिक्षक बताए जा रहे हैं जो नहीं आए थे। सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर ये कैसा एजुकेशन सिस्टम है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे संवाददाता सद्दाम खान का। सद्दाम, क्या जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि जो तस्वीरें हम देख रहे हैं उसमें साफ तौर से देखा जा सकता है कि छोटे मासूम बच्चे तो स्कूल आए हैं पढ़ने के लिए, लेकिन यहाँ पर शिक्षक ही बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें पूरा मामला बांसी क्षेत्र के असिधवा विद्यालय का है, जहां 4 शिक्षक नियुक्त किए गए हैं, लेकिन 4 शिक्षक में से 1 शिक्षक छुट्टी पे, बाकी 3 शिक्षक का पता नहीं। 1 साल विद्यालय खुलने के बाद भी अब तक अध्यापक विद्यालय नहीं आ रहे हैं। ऐसों में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बड़ा सवाल ये है कि बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी का गृह जनपद है। जब मंत्री के गृह जनपद में हाल है तो अन्य जिलों में क्या हाल होगा, ये एक बड़ा सवाल है। जी में इस तरह की तस्वीरें देखने को मिली है। मासूम बच्चे स्कूल आते हैं, शिक्षा के मंदिर में बच्चे तो साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं लेकिन शिक्षक ही नजर नहीं आ रहे हैं। क्या कर रहा है शिक्षा विभाग, बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। आगे बढ़ते अगली अहम खबर गाजियाबाद से आ रही है, जहां पर बड़ी लूट का खुलासा गाजियाबाद पुलिस ने किया है। जानकारी ये मिल पा रही है जो आरडीसी में लूट हुई थी उसका खुलासा पुलिस की तरफ से कर दिया गया है। पुलिस ने ये साफ कर दिया गया है कि किस तरह गाजियाबाद में लूट की गई थी। फैक्ट्री मालिक के ड्राइवर ने पूरी साजिश को रचा था। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की गिरफ्त से अब भी 2 चोर दूर हैं। 1 मार्च को आरडीसी बैंक के बाहर 10 लाख की लूट को अंजाम दिया गया था और पुलिस के हाथ ये बड़ी सफलता लगी है। गाजियाबाद पुलिस के हाथ आरडीसी में जो लूट हुई थी उसका खुलासा किया है।
फैक्ट्री मालिक के ड्राइवर ने ही पूरी साजिश को रचा था, अंजाम दिया था। 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन 2 अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर बताए जा रहे हैं। 1 मार्च को कविनगर थाना क्षेत्र में HDFC बैंक के सामने एक घटना की सूचना मिली थी, जिसके सफल अनावरण के लिए कप्तान साहब ने 5 टीमें बनाई थी। साथ ही साथ हम लोग के बीट कांस्टेबल की जो प्रणाली चलती है उसको एक्शन में लाया गया था। इसके सफल अनावरण के लिए हम लोगों ने मैनुअल इंटेलिजेंस में काफ़ी फोकस करा और जो इस घटना में जो व्यापारी इन्वॉल्व थे उनके यहाँ जितने भी भूतपूर्व में और वर्तमान में जो तैनात एम्प्लॉयज़ हैं उनकी पूछताछ करी। लगभग 30 लोग की पूछताछ करने के बाद हम लोग को इसमें नफीस नाम का जो इनका ड्राइवर था वो संदिग्ध मालूम हुआ। जब हम लोगों ने नफीस पे अपनी इंटेलिजेंस लगाई तब हमको पता लगा कि ये इस घटना में इन्वॉल्व है और इसने बॉबी नाम का एक व्यक्ति है जिसके साथ मिलके ये घटना प्लान करी थी और इसने इसको कारित कराने के लिए मोहित रावत और सूरज नाम के व्यक्ति के साथ इसने टाई अप करा था। साथ ही साथ इस तो गाजियाबाद पुलिस की तरफ से बड़ा खुलासा किया गया है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 1।